हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आज है 2 सितंबर। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज है 2 सितंबर और आज के दिन को हम विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो नारियल के अनगिनत लाभ हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, इसके बारे में लोगों को बताना। इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो वर्ष 2009 में किया गया था। यहाँ पर एक संगठन है एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय। इसकी स्थापना 2 सितंबर 1969 को हुई थी और इसी की 40वीं वर्षगांठ थी 2009 में। इसी के अवसर पर इस समुदाय ने क्या किया था? तो इस समुदाय ने ये घोषणा की थी कि 2 सितंबर को अब से प्रत्येक वर्ष हम क्या करेंगे? नारियल दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस समुदाय की स्थापना किस लिए की गई थी? तो इस समुदाय की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इसमें नारियल की खेती को बढ़ावा दिया जा सके और इसको अच्छे लेवल पर लेकर चला जा सके। 1 से 7 सितंबर तक हम लोग राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व और मानव शरीर के लिए इसके महत्व के बारे में लोगों के बीच ज्ञान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो सभी के लिए किफायती स्वास्थ्यवर्धक आहार। ये एक न्यूज है जो हमसे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए अगर कभी कहीं यूपीआई के बारे में बात होती है तो उसके बारे में एक डेटा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जुलाई 2023 तक 9.96 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ था यूपीआई के माध्यम से। और ये जो 9.96 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ था, इसकी कुल कीमत कितनी थी? तो इसकी कुल कीमत 15.34 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन अगस्त 2023 तक आप देखेंगे तो ये आंकड़ा 10 बिलियन को भी पार कर गया। यानी 10.58 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ था किसके माध्यम से? तो यूपीआई के माध्यम से। और इसकी कुल कीमत कितनी थी? तो 15.76 लाख करोड़ रुपए कुल कीमत थी। यानी यूपीआई के माध्यम से अगस्त 2023 तक 15.76 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है। तो अगर कभी यूपीआई के बारे में वैल्यू बताने की बात है कि यूपीआई का महत्व क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूपीआई का महत्व क्या है। जैसे इस चीज़ को आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि क्या होता है, कई बार हमारे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, तुरंत हम यूपीआई के माध्यम से कर लेते हैं। या कई बार डेटा ऐड करना होता है कि यार आज तो पूरी 1.5 GB चलेगी, या तो आज तो पूरी 3 GB चलेगी। तो उसको अगर डेटा ऐड करना है, तुरंत हम लोग जो रिचार्ज रहता है 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी आता होगा अलग अलग कंपनियों का, उसको तुरंत कर लेते हैं। तो यूपीआई के माध्यम से काफ़ी बड़े लेवल पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये बताने की कोशिश की गई। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में पूछे, बस ये सोशल अवेयरनेस के नाते जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हम आदित्य 11 मिशन लॉन्च करने वाले हैं, फिर से हम इतिहास रचने वाले हैं। और इसमें यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो भी हमारी सहायता करेगी, ये बात यहाँ पे बताई गई है। ये आदित्य 11 मिशन क्या है, 11 क्या है, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है। अगर किसी को देखना होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। और यहाँ पे एक बार इस मिशन को लॉन्च हो जाने दीजिए, फिर से एक बार कभी किसी दिन हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में देख लेंगे, पूरे डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। कुछ लोग के लिए आज इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होगा। क्यों भाई? हैं? जो क्रिकेट लवर हैं, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। अब उनको तो यही लग रहा होगा कि बस इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने को मिल जाए, किसी भी तरीके से। तो आज कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे भारत में। आज ही के दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच और आदि आज ही हम आदित्य 11 मिशन लॉन्च करने वाले हैं। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं सिंधु जल समझौता के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो जम्मू और कश्मीर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो जल विद्युत परियोजना लगाई जा रही है। एक जल विद्युत परियोजना का नाम है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। दूसरी परियोजना का नाम है रतलज जल विद्युत परियोजना। अब यहाँ पे जब हम जल विद्युत परियोजना लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान को मिर्च लग रही है। वो कह रहे हैं कि अगर जल विद्युत परियोजना आप लागू करेंगे, उसको लगाएँगे, इसको बनाएँगे, तो पानी का प्रवाह रुक जाएगा, हमें दिक्कत होगी, ये होगा, वो होगा, मतलब 75 बहाने कर रहा है। इसको बस क्या करना है, किसी न किसी तरीके से टाँग अड़ानी है हमारे काम में। मतलब हम कुछ अच्छा भी करेंगे ना, तब भी इनको टाँग ही अड़ानी है। ये कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। चाहे हम अच्छा करें, चाहे गलत करें, चाहे सही करें, चाहे खराब करें, इनको क्या करें, इनको बस टाँग अड़ानी है। अरे भाई, कभी देख तो लो कि ये जल विद्युत परियोजना लगने से फ़ायदा क्या है? और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। यानी कि बहते पानी का यूज़ करेंगे हम, पानी को रोकेंगे ही नहीं। उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है, आप कह रहे हैं कि पानी का भंडारण होगा। देखिए यहाँ पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है कि जो जल विद्युत परियोजनाएँ लगाएँगे हम, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा। इसका यही मतलब है कि जो हमारी जल विद्युत परियोजना है, इसके लिए हम पानी को रोकेंगे नहीं, इसको इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि जैसे पानी बह रहा है, इसी पानी का यूज़ करते हुए हम विद्युत का उत्पादन करेंगे। दोस्तों, ये ट्रीटी
ये संधि ऐसी है जिसका उदाहरण वैश्विक स्तर पर दिया जाता है कि अगर संधि को लेके चलना है तो ऐसे ही लेके चलना चाहिए। मतलब अगर कोई निभा रहा है तो इसी तरीके से निभाना चाहिए। उसके पीछे वजह क्या है? इसका उदाहरण वैश्विक स्तर पर क्यों दिया जाता है? ज़ाहिर-सी बात है 100% इसके पीछे की वजह हम ही हैं, यानी कि भारत है इसके पीछे की वजह। क्योंकि जो नदियाँ हैं, देखिए जो इंडस नदी हो गई, उसके अलावा चेनाब हो गई, उसके अलावा झेलम, जो पाकिस्तान की सीमा थी, ये सारी नदियाँ भारत के थ्रू होके गुजरती हैं। और इनके जल का प्रयोग कौन करता है? तो इनके जल का मैक्सिमम प्रयोग पाकिस्तान करता है। आप सोच के देखिए कि अगर यही नदी पाकिस्तान से होके आती और हमें पानी का यूज़ करना होता, मतलब अगर इनका उद्गम पाकिस्तान से होता और ये यहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू हो तो ये भारत में आते, तो आप सोच के देखिए अब तक ये संधि जो है ना वो खूनी संधि बन चुकी होती। ये नदियों का बँटवारा खूनी नदियों का बँटवारा हो चुका होता। मतलब ये लोग आए दिन कोई ना कोई नाटक करते, कभी पानी रोकते, कभी कुछ करते, कभी और किसी तरीके से परेशान करते। अब क्योंकि ये नदियाँ हमारे यहाँ से होके जाती हैं, हम चाहें तो यहाँ पे रोक दें तो पाकिस्तान के पास पानी ही नहीं पहुँचेगा। तो इस वजह से इस संधि को हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं कि इसको वैश्विक स्तर पर उदाहरण दिया जाता है इस संधि का, कि हाँ, अगर संधि लेकर चलनी है तो इसी तरीके से लेकर चलनी चाहिए जैसे कि भारत सिंधु जल समझौता लेकर के चल रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को तसल्ली नहीं है, फिर भी पाकिस्तान परेशान कर रहा है हम लोग को। तो इसी को लेकर के भारत ने क्या किया, एक नोटिस जारी कर दिया पाकिस्तान को कि जो सिंधु जल समझौता है, जो सिंधु जल संधि है, हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। इसमें प्रस्ताव है कि हम इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं और यही प्रस्ताव पाकिस्तान को भेज दिया गया है। अब जब पाकिस्तान को भेजा गया तो ज़ाहिर-सी बात है कि मिर्च तो लगेगी ही, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अगर थोड़ा-सा भी पानी में हम लोग, अच्छा सोचिए ना, यहाँ से ये नदी है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में जा रही है। अगर हम लोग थोड़ा-सा भी यहाँ पे पानी रोक दें तो इनकी क्या हालत हो जाएगी, आप सोच के देखिए। तो इस वजह से पाकिस्तान परेशान हो गया है कि भारत ऐसे क्यों कर रहा है। जब तुम भाई परेशान करोगे तो क्या होगा? हम लोग तो खुद इस संधि को इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि पूरा विश्व इसका उदाहरण देता है, लेकिन तुमको पसंद ही नहीं आ रहा है। तुमको चाहिए कि यही कि अभी पानी रोक दो 2-4 दिन, 10 दिन, जब अपने यहाँ पे अकाल पड़ जाएगा तो खुद आके हाथ-पैर जोड़ोगे कि यार पानी छोड़ दीजिए, पानी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग खुद सही तरीके से लेके चल रहे हैं, अच्छे से निभा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। वही होगा कि अभी 2-4 दिन के लिए पानी रुक जाए तब समझ आ जाएगा कि क्या होती है वैल्यू। हालाँकि ख़ैर ये सब अलग पॉइंट है। देखिए ये सारी चीज़ें थी जो चर्चा में बना हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसी वज़ह से ये आर्टिकल आया हुआ है। द हिंदू में पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जो सिंधु जल समझौता है, इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है? इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे। ये संधि किस लिए की गई थी? तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों, कौन-कौन सी नदियाँ थी उसमें? सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रवि हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया। इन सब के लिए ये संधि हस्ताक्षरित की गई थी, यानी टोटल कितनी नदियाँ थीं? तो टोटल 6 नदियाँ थीं। इन्हीं 6 नदियों का जो पानी है उसका उपयोग कैसे होगा? कौन-सा देश कितना उपयोग करेगा? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के सिंधु जल संधि की गई थी। और कब की गई थी? तो सितंबर 1960 में की गई थी, यानी यही महीना है जब ये संधि हस्ताक्षरित की गई थी। और यहाँ पे बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूरे 9 वर्षों की बातचीत के बाद ये मामला सुलझा था। पूरे 9 वर्षों की बातचीत के बाद इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और इसमें बिचौलिए का रोल किसने निभाया था? अगर उसको शुद्ध हिंदी में कहें तो मध्यस्थता किसने की थी? तो मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने या विश्व बैंक ने। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर वही सारी चीज़ें मैप के माध्यम से बताने की कोशिश की गई हैं कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का पानी कैसे यूज़ होगा, तो ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा सिंधु जल संधि। और इस संधि के तहत पश्चिमी 3 नदियाँ कौन-कौन सी? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, ये चेनाब हो गया, ये झेलम हो गया और ये इंडस। इंडस का मतलब होता है सिंधु। तो ये 3 नदियों का पानी कौन यूज़ करेगा? इनका अधिकतम पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, लेकिन कुछ सीमित मात्रा में भारत भी इसका यूज़ कर सकता है। आगे हम जानेंगे कि किस-किस चीज़ के लिए भारत इसका यूज़ कर सकता है। जबकि 3 पूर्वी नदियाँ कौन-कौन सी? तो सतलज हो गया, ब्यास हो गया और रवि। इनका यूज़ कौन करेगा? तो इनका यूज़ करेगा भारत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस वाटर ये हो गई और यहाँ पे आप झेलम हो गया। यहाँ पे इंडस वाटर इसी तरीके से जा रही है। आप देख सकते हैं कि भारत से होते हुए पाकिस्तान में जा रही है। और यही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर हम लोग यहाँ पे रोक दें इस पानी को, तो आप सोच के देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे चेनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं रवि, ब्यास, सतलज और जो किशन गंगा या नीलम नदी है, इसको पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, जबकि भारत में इसको किशन गंगा कहते हैं। इसी के ऊपर हम लोग ये जो जल विद्युत परियोजना है उसको बना रहे हैं। इसी को लेकर के पाकिस्तान को मिर्च लगी। तो यहाँ से आप सारी नदियों को देख सकते हैं कि कौन-कौन सी नदियाँ कहाँ-कहाँ से होके बहती हैं और अगर हम पानी रोक देते तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी और यहाँ पे पाकिस्तान क्यों छटपटा रहा है इतना। इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो वही 6 नदियाँ, सिंधु प्लस 5 उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे यूज़ किया जाएगा, उसका पानी कैसे साझा किया जाएगा, इस संधि के तहत ही तय किया गया है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वही 3 पश्चिमी नदियाँ, जो अभी मैंने बताया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, चेनाब, झेलम और इंडस यानी कि सिंधु। इन 3 नदियों का पानी कौन यूज़ करेगा? तो ज़्यादातर पानी इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा, लेकिन भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग जैसे कि कृषि हो गया एवं घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलुज का अप्रतिबंधित जल ये कौन यूज़ करेगा? तो ये भारत यूज़ करेगा। इसका मतलब है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया है।
अब आप सोचिए कि 80% हिस्सा कौन यूज़ कर रहा है? पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। हम केवल 20% हिस्सा ही यूज़ कर रहे हैं इस संधि के तहत। उसके बाद भी पाकिस्तान को मिर्च लग रही है, अगर हम अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, जम्मू-कश्मीर में हम कोई जल विद्युत परियोजना लगा रहे हैं तो। यार आप भी लगाओ ना, हम कौन-सा रोकने जा रहे हैं? और आप ये सोचो कि अगर एक बार के लिए हमने पानी रोक दिया तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? 80% पानी तो हमने आपको दे दिया है और 1960 से लेकर अभी तक हमने इसके ऊपर कोई बवाल नहीं किया, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन बनी हो। हम इसको अप्रतिबंधित रूप से लेकर के चल रहे हैं। कभी भी इसको लेकर के कोई बवाल नहीं किया, आपको परेशान नहीं किया और अगर आज हम जल विद्युत परियोजना लगाने जा रहे हैं तो आपको मिर्च लग रही है। मतलब क्या माइंडसेट है? बस आपको परेशान करना है भारत को, चाहे कुछ भी हो जाए, बस भारत को परेशान करो। वो ना आगे बढ़ पाए, चाहे भले से तुम खुद गड्ढे में चल जाओ। हमारे चक्कर में पाकिस्तान इतना ज़्यादा गड्ढे में चला गया, मतलब आप देखेंगे ना, हमसे बांग्लादेश भी अलग हुआ है, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छी हालत में है। उसके पीछे वजह ये है कि कुछ हद तक बांग्लादेश अपने ऊपर फ़ोकस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, जब से आज़ाद हुआ है, तब से बस भारत का पैर खींचो, ये इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है और ऐसे लोग लाइफ़ में कभी सक्सेस नहीं होते। हमें क्या करना है, हमें बस अपने ऊपर फ़ोकस करना है, बाकी कौन क्या कर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, उससे हमें नहीं लेना-देना है। देखिए मतलब यहाँ पे सोचिए ना क्या माइंडसेट है, पाकिस्तान को ये नहीं समझ आ रहा है कि भारत के चक्कर में तबाह हो चुका है, इसकी कंट्री बर्बाद हो चुकी है, फिर भी ये लोग अपने ऊपर फ़ोकस करने पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमारे ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हैं कि बस इनको कैसे पीछे खींचा जाए। इस संधि के तहत एक अस्थायी सिंधु आयोग की भी स्थापना की गई थी और इस अस्थायी सिंधु आयोग में कौन-कौन शामिल होंगे, तो दोनों पक्षों के अस्थायी आयुक्तों द्वारा एक अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की जाएगी और इसकी जो मीटिंग होगी, प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 बार होनी चाहिए। यानी 1 वर्ष में न्यूनतम 1 बार तो नियमित तौर पर मिलना ही मिलना है। हालाँकि आप देखेंगे कि 1960 से लेकर के अभी तक ऐसी घटना हुई नहीं है कि लगातार ये लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 बार मिलते रहे हों। कई बार इनकी मीटिंग हुई ही नहीं है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि नदियों पर अधिकार के बारे में, तो झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। आईडब्ल्यूटी इंडस वाटर ट्रीटी के अनुलग्नक सी में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक डी इसे रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है। यानी अगर इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से भी देखें, तो हम अपनी जगह गलत नहीं है। इस ट्रीटी में भी कहा गया है, इस ट्रीटी के अनुलग्नक डी में कहा गया है कि भारत अगर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। भारत चाहे तो बना सकता है और हम वही तो कर रहे हैं। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना हो गई या रतले जल विद्युत परियोजना हो गई, तो हम वही तो कर रहे हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। देखिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, इसको आसान भाषा में समझिए कि जैसे ये मान लीजिए नदी का पानी बह रहा है, ठीक है? तो जल जल विद्युत परियोजना बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, पानी का भंडारण करते हैं, पानी को रोकते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसको पानी को टरबाइन पे डालते हैं और टरबाइन घूमता है तो इस तरीके से बिजली बनती है। लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हम पानी को रोकेंगे नहीं, जो पानी बह रहा है ना, इसी का यूज़ करेंगे और इसी को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टरबाइन पे डाल देंगे और यहाँ से टरबाइन घूमेगी, बिजली बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी को रोकेंगे नहीं, इसी को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। उसके बाद ही पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। जबकि यहाँ पे सिंधु जल समझौते के तहत भी हम गलत नहीं हैं, हम अपनी जगह पे सही हैं। जो चीज़ें इसमें कही गई हम वही कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं वही है ना कि बस पीछे खींचना है। अगर दोनों देशों के बीच इसको लेकर के कोई विवाद हो जाता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आईडब्ल्यूटी इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 के तहत 3 चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के प्रश्नों का समाधान अस्थायी आयोग में किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें अंतर सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है। उसके अलावा क्या प्रावधान किया गया? तो उसके अलावा ये प्रावधान किया गया है कि अगर दोनों में से कोई देश, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाहे इंडिया हो गया, अगर असंतुष्ट है किसी मामले पे, इनको लगता है कि इस मामले पे सही तरीके से फैसला होना चाहिए या कोई मतभेद हो जाता है या कोई अनसुलझा प्रश्न है, तो इसको लिए क्या किया जा सकता है? ये लोग विश्व बैंक से कह सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट रखो, तटस्थ विशेषज्ञ रखो, जो ना तो पाकिस्तान की तरफ से बोले, ना तो इंडिया की तरफ से बोले, जो तटस्थ रहे, जो सही है उसको सही कहे, जो गलत है उसको गलत कहे। इसकी नियुक्ति के लिए भी विश्व बैंक से कह सकते हैं। विश्व बैंक से क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बिचौलिया कौन था? यहाँ पे मध्यस्थता किसने की थी? वो ऐसा होता नहीं जैसे जो विवाह लगवाते हैं, पता नहीं उनको क्या कहा जाता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मतलब जो विवाह लगवाते हैं तो 2 पक्ष को मिलाते हैं। इनके बारे में भी झूठ बोलेंगे बढ़ा-चढ़ा के कि यार ये तो ऐसे है, वैसे है, मतलब अंबानी के घर से है और यहाँ पे लड़के के बारे में झूठ बोलेंगे थोड़ा बहुत कि हाँ, लड़की तो ऐसे है, वैसे है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, मिला-जुला देके रिश्ता करवा देंगे। उसके बाद जब बाद में कोई दिक्कत होती है तो जिसने भी विवाह लगवाया था ना उसी को पकड़ा जाता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर कोई मामला होता है यहाँ पे, कोई मतभेद होता है, कोई और मामला निकल के आता है तो किसको पकड़ेंगे? विश्व बैंक को पकड़ेंगे। विश्व बैंक से कहेंगे कि किसी तटस्थ विशेषज्ञ की यहाँ पे नियुक्ति करो, जो ना तो पाकिस्तान की तरफ से बोले, ना इंडिया की तरफ से बोले, जो सही है बस वो बोले। अगला पॉइंट है अंततः यदि कोई भी पक्ष एनई के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। अब यहाँ पे एनई का मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे एनई का मतलब है न्यूट्रल एक्सपर्ट या तटस्थ विशेषज्ञ। इसका कोई निर्णय आता है तो अगर कोई भी देश इससे संतुष्ट नहीं है तो ये क्या कर सकता है? तो इस मामले को लेकर के मध्यस्थता न्यायालय में भी जा सकता है। वहाँ पे इस फैसले को सुनाया जा सकता है कि यार हाँ, अब इसको कैसे लेकर के चलना है। यहाँ पे ये देश जाएँगे मध्यस्थता न्यायालय में, उसको बताएँगे कि ये चीज़ ऐसी थी और हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे हक में नहीं है, गलत है। तो इसको मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जा सकता है। अब उसके बाद मध्यस्थता न्यायालय देखेगा इस मामले को।
अब थोड़ा सा जान लेते हैं किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में बांदीपुर से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसमें 37 मीटर लंबा कंक्रीट फेस रॉक फिल बांध शामिल है। यहाँ पे बात की जा रही है कि इसे किशन गंगा नदी के पानी को एक सुरंग के माध्यम से झेलम नदी बेसिन में एक विद्युत संयंत्र में डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। इसकी स्थापित क्षमता कितनी होगी? तो 330 मेगावाट होगी। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण 2007 में शुरू कर दिया गया था। पाकिस्तान ने परियोजना पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह किशन गंगा नदी, इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो नीलम नदी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया जब मैप वाली चीज बता रहा था मैं, कि प्रवाह को प्रभावित करेगा। वर्ष 2013 में हेग में स्थित अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया कि भारत कुछ शर्तों के साथ पूरे जल का उपयोग और इसे डाइवर्ट कर सकता है। यानी आप यहाँ पे ये देखिए कि जो IWT है, यानी इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके तहत भी हम सही हैं अपनी जगह पे। उसके अलावा 2013 में मध्यस्थता न्यायालय में आप लेकर के गए मामला, उसने भी ये कहा कि भारत अपनी जगह पे सही है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है। कुछ शर्त है, मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का पानी ना रुकने पाए बस, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो करना चाहे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसको बना सकते हैं। चाहे मध्यस्थता न्यायालय हो गया, इसने भी हमारे हक में फैसला सुनाया, हमारे पक्ष में फैसला दिया। इसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भी हम अपनी जगह पे सही हैं, फिर भी पाकिस्तान को मिर्च लग रही है, फिर भी ये लग रहा है कि हम गलत ही कर रहे हैं। मतलब यार क्या माइंडसेट है भाई, आप खुद देखो ना कि क्या माइंडसेट लेके चल रहे हो। इस तरीके से कभी देश आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर किसी भी देश के पीछे ही लगे रहोगे, हमेशा उसको पीछे ही खींचोगे, तो आपका देश कब तरक्की करेगा? ये लोग अपने देश के ऊपर फोकस करने की बजाय हमारे ऊपर फोकस कर रहे हैं। आगे की राह क्या हो? तो संधि के प्रावधानों का पालन करने में भारत की भूमिका उल्लेखनीय रही है, लेकिन देश पर इस बात पर पुनर्विचार करने का दबाव है कि वह किस हद तक प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके समग्र राजनीतिक संबंध कठोर हो गए हैं। और न सिर्फ कठोर हो गए हैं, बल्कि एक ही देश, मान लीजिए देखिए, सिर्फ पाकिस्तान ही या सिर्फ इंडिया ही, हालांकि इनसे तो उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन सिर्फ इंडिया ही अगर प्रावधान निभाना चाहेगा तो कब तक अकेले निभाएगा? वो वही बात है ना कि अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं, अब दोनों दोस्तों में से एक चाहता है कि मैं अलग हो जाऊँ, एक चाहता है कि नहीं यार हमें दोस्ती रखनी चाहिए। तो कोई भी रिश्ता हुआ, कोई भी संधि हुई, कोई भी प्रावधान हुआ, अगर सिर्फ़ एक ही पक्ष निभाना चाहेगा तो कब तक कोई रिश्ता निभेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर सिर्फ़ भारत ही यहाँ पे प्रतिबद्धता दिखाएगा, सिर्फ़ भारत ही अपने तरीके से ईमानदारी से लेके चलेगा और आप लोग बार-बार परेशान करोगे, तो कब तक कोई झेलेगा? तो हमारे ऊपर भी दबाव है, भारत के ऊपर भी दबाव कि यार इतना परेशान कर रहे हैं वो लोग, हमें भी थोड़ा बहुत इनको बताना चाहिए कि हम यहाँ पे कमज़ोर नहीं हैं। या इस तरीके की बातें की जा रही है यहाँ पे। IWT को अक्सर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संभावना के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत संबंधों के बावजूद मौजूद है। अब यहाँ पे कितने ज़्यादा बार ये हुआ है कि हमारे रिश्ते जो रहे हैं पाकिस्तान के साथ ऊपर-नीचे हुए हैं, कई बार यहाँ पे तनावपूर्ण माहौल बना, उसके बाद भी इस संधि के ऊपर भारत ने कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान यहाँ पे अगर हम एक जल विद्युत परियोजना बना रहे हैं तो इसको मिर्च लग रही है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को समझनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे जब पुलवामा मामला हुआ था तब भी हमने इस पानी को रोका नहीं था। इतना बड़ा मामला हो गया था उसके बाद भी हमने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को मिर्च लग रही है, अगर हम एक छोटी-सी जल विद्युत परियोजना बना ले रहे हैं, अगर हम अपने देश का विकास कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर का विकास कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए जम्मू और कश्मीर का जब विकास हो जाएगा, तो यहाँ के लोग शांति में रहने लग जाएँगे, आतंकवाद धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान को मिर्च लग रही है, इनका बिज़नेस कैसे चलेगा? वही बात यहाँ पे की जा रही है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं मानव तस्करी, उसके अलावा जो भी अन्य अपराध होते हैं उसके बारे में। देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार का एक पोर्टल है, उसका नाम है क्राई मैक पोर्टल। अब यहाँ पे हुआ क्या है? तो इस पोर्टल पर सारे राज्यों को अपने यहाँ पे होने वाले अपराधों की जानकारी देनी है। लेकिन 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डेटा यहाँ पे अपलोड नहीं किया, एक भी जानकारी नहीं दी है जो उनके यहाँ पे अपराध होते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि मानव तस्करी क्या होता है, किस लिए वो किया जाता है और यहाँ पे जो क्राई मैक है ये क्या है? ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने मानव तस्करी, डेटा शो सहित गंभीर आपराधिक घटनाओं पर सूचना साझा करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कार्रवाई का समन्वय करने के लिए केंद्र सरकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये राज्य कौन-कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादर, नागर हवेली और दमन एंड दीव। इन्होंने एक भी अलर्ट, एक भी डेटा यहाँ पे केंद्र सरकार की वेबसाइट पे, केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। दिल्ली, असम और हरियाणा ने पोर्टल पर सबसे ज़्यादा अलर्ट अपलोड किए हैं। अब यहाँ पे मैप पे देख लीजिए इन सारे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को। यहाँ पे हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पे हो गया बिहार, उसके अलावा यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, उसके अलावा यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ पे हो गया मिज़ोरम, यहाँ पे हो गया मणिपुर और यहाँ पे हो गया नागालैंड और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम। और ये रहा हमारा केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव एंड नगर हवेली। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक भी अलर्ट जारी नहीं किया, एक भी डेटा क्राइम ऐप पे अपलोड नहीं किया है। और लगे हाथ हम देख लेते हैं दिल्ली हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं असम हो गया और इसी तरह हम देख लेते हैं ये हरियाणा हो गया। ये तीनों ने क्या किया? तो सबसे ज़्यादा डेटा अपलोड किया है।
अब यहाँ पे हम जानते हैं क्राइम एक्ट के बारे में। इसका पूरा नाम है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2020 में लॉन्च किया गया था। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपराध और अपराधियों पर 24 घंटे जानकारी साझा करना और उनके बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना। देखिए इसका फायदा क्या होगा? मान लीजिए कोई अपराधी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है? अब यहाँ पे ये अपराधी के रूप में सुनिश्चित है, लेकिन कोई केंद्रीय डेटा नहीं रहा है इसके बारे में, तो इसका नुकसान क्या है? अब मान लीजिए यही अपराधी उत्तर प्रदेश में आता है, नॉर्मल जिंदगी जीता है, चला जाता है, किसी को पता भी नहीं, लेकिन जब यहाँ पे केंद्र स्तर पर डेटा रहेगा इसके बारे में, कोई ए नाम का व्यक्ति जो अपराधी है, ये पश्चिम बंगाल का अपराधी है, अब ये चाहे जहां जाए इंडिया में, तो हमारे पास क्या रहेगा? इसके बारे में डेटा रहेगा, इसके फेस रहेगा, इसके फिंगरप्रिंट्स रहेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी, नाम क्या है, पता क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास रहेंगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे नाम डालेंगे या इनका फेस डालेंगे या यहाँ पे फिंगरप्रिंट डालेंगे, तुरंत इसके बारे में पूरा डेटा आ जाएगा खुल करके, और यहाँ पे ये हमें झांसा नहीं दे पाएगा, ये हमें फुसला नहीं पाएगा। तो वो फायदा होने वाला है इसका। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संचालित एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर में अपराध की घटनाओं का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम में मदद करना है। यानी इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा देखा जाता है? तो एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। उसके अलावा ये क्या करता है? तो वास्तविक समय के आधार पर देश भर में मानव तस्करी सहित महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय समन्वय को सक्षम बनाता है। वही अंतरराज्य, जैसे मैंने आपको वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश को उदाहरण लेकर समझाया, इसी तरीके से कोई भी दो राज्य हो सकते हैं, दो से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। तस्करी के शिकार लोगों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के साथ साथ अपराध की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने में भी मदद करता है ये क्राइम एक्ट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि मानव तस्करी क्या होती है, किस रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो मानव तस्करी को किसी व्यक्ति के जबरदस्ती शोषण के रूप में परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे शोषण का मतलब ये कि जबरदस्ती होगा, इसमें कहने वाली क्या बात है? शोषण तो तभी होगा ना जब जबरदस्ती होगा। जब हमारे मन से कोई चीज हो रही तो शोषण कहाँ पे हुआ? यह जबरन श्रम, वेश्यावृत्ति आदि के उद्देश्य से मनुष्यों का व्यापार है। देखिए मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आसान भाषा में समझिए। उसका मतलब ये होता है कि मनुष्यों का व्यापार किया जाता है, इंसानों का व्यापार किया जाता है। वो कई सारे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कई बार दास बनाने के लिए, कई बार यहाँ पे जो अंग होते हैं शरीर के उसको निकालने के लिए, कई बार वेश्यावृत्ति के लिए। इस तरीके से कई सारे मुद्दे हो सकते हैं जिसके लिए इसका यूज किया जाए। तो यहाँ पे आसान भाषा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी क्या है? तो ये मनुष्यों का व्यापार है। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक संख्या में व्यक्तियों की तस्करी जबरन श्रम के लिए की गई, उसके बाद वेश्यावृत्ति का स्थान आता है। यानी सबसे ज्यादा जो मानव तस्करी होती है किसके लिए होती है? तो जबरन श्रम के लिए होती है। उसके बाद किसका स्थान है सेकंड स्थान पर? तो ये है वेश्यावृत्ति। अब हम जानते हैं भारत में तस्करी से संबंधित संवैधानिक एवं विधायी प्रावधान के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है भारत के संविधान, यहाँ पे बात की जा रही है भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के बारे में। देखिए ये क्या है? तो ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है। जब हम अपने संविधान को देखते हैं तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर के क्या दिए गए हैं? तो ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और इसी के तहत कौन सा आता है? तो अनुच्छेद 23 आता है। तो ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और इस अनुच्छेद के तहत क्या किया गया? तो मानव या व्यक्तियों की तस्करी निषिद्ध की गई। यानी मानव व्यापार को यहाँ पे निषिद्ध किया गया कि मानव व्यापार जो है वो नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाए इस अनुच्छेद के तहत। उसके अलावा बात की जा रही है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के बारे में। ये क्या करता है? तो व्यवसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। यानी जो यहाँ पे कॉमर्शियली रूप से क्या किया जाता है? वेश्यावृत्ति करवाई जाती है पैसा लेने के लिए, जो जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के कार्यक्रम में ढकेला जाता है इनको। जैसे अभी इसी के ऊपर शायद एक मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी करके। तो इस तरीके के जो भी हालात बनते हैं उनको रोकने के लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 है, ये प्रमुख कानून के रूप में काम करता है। यार ये इतनी खराब कंडीशन है ना। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई भी लड़की होगी, चाहे जो लड़की होगी दुनिया की, शायद ही मेरे ख्याल से कोई ऐसी लड़की होगी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जो अपने मन से इन सारे फील्ड में जाना चाहेगी। खास करके भारत में तो शायद ही कभी ऐसा हो कि कोई लड़की अपने खुशी से इस फील्ड में जाना चाहे। कई बार होता है कि घर के हालात ऐसे बन गए हैं कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या कई बार क्या होता है कि देखेंगे आप, प्यार में फुसला बहला करके जो लड़के रहते हैं भगा के ले जाते हैं, फिर उनको बेच देते हैं, वेश्यावृत्ति के काम में ढकेल देते हैं। या कई बार क्या होता है जबरदस्ती इनको किडनैप करके भी इस काम में डाला जाता है। इस तरीके की घटनाएं निकल के आती हैं। तो इसको रोकने के लिए ये सारे कानून हैं यहाँ पे। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 इन सारी चीजों को देखता है। और यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट भी है, हमारा मौलिक अधिकार भी है कि हमको इसके तहत सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सारे बहुत ही खतरनाक कंडीशन है यार, इनसे निपटने के लिए हमें और भी कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। उसके अलावा बात की जा रही है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 भी लागू हो चुका है। इसके तहत क्या किया गया? तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 370 को 370 और 370 ए के तहत प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी कि इसको हटा करके 370 को 370 नई तरीके से और 370 ए भी लाया गया है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? जो मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करता है।
उसके अलावा बात की जा रही है किशोर न्याय अधिनियम, ये कब का है? तो 2015 का है। उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये 2000 का है। उसके अलावा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम, ये 1986 का है। और ये जो बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम है, ये कब का है? तो 1976 का है। तो ये सारे हमारे पास कानूनी प्रावधान हैं, जो मानव तस्करी से निपटने में काम आते हैं, जो मानव तस्करी के खिलाफ काम करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मानव तस्करी होती है, वो किसके लिए की जाती है, किन-किन उद्देश्यों के लिए की जा सकती है, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन यानी कि यौन उत्पीड़न के लिए की जा सकती है। उसके अलावा फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरदस्ती श्रम के लिए की जा सकती है। उसके अलावा डेब्ट बॉन्डेज, इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखें ना, गाँव में पहले क्या होता था कि कोई एक व्यक्ति वो ऋण ले लेता था। अब इस ऋण को चुका नहीं पाने के बाद क्या होता था, तो यहाँ पे इनके बेटे को या इनके घर के किसी सदस्य को या इन्हीं को क्या करना पड़ता था, तो जबरदस्ती मज़दूरी करनी पड़ती थी और इनको मज़दूरी भी नहीं मिलती थी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा बात करें डोमेस्टिक सर्विट्यूड, इसको हिंदी में कहेंगे घरेलू गुलामी के लिए यानी नौकर रखने के लिए। उसके अलावा बात की जा रही है ऑर्गन रिमूवल, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो शरीर के अंग होते हैं उसको निकालने के लिए। उसके अलावा फोर्स्ड बेगिंग यानी जबरदस्ती भीख माँगने के लिए। चाइल्ड सोल्जर्स, अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी गई है, इनको जबरदस्ती यहाँ पे अनैतिक गतिविधियों में लगाया जाता है। क्या किया जाता है कि देश के खिलाफ भड़काया जाता है या इस तरीके से बहुत सारी गतिविधियाँ की जाती हैं। जैसे आप देखेंगे आईएसआईएस वाला जो मुद्दा है, उसके अलावा बात करें फोर्स्ड मैरिज, जबरदस्ती की शादी करना, तो इन सारे उद्देश्यों के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे मानव तस्करी की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 से लेकर 2018 के बीच में 35,983 मामले आए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या मानव तस्करी के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनसेशन के लिए, मुआवजे के लिए कुल 107 एप्लीकेशन डाले गए थे, जिसमें से 82 लोगों को ही मुआवजा मिल पाया था। अब ये जो कंपनसेशन है या मुआवजे के लिए सबसे अधिक एप्लीकेशन कहाँ से डाले गए थे, तो वेस्ट बंगाल हो गया 28, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक आता है 26, उसके बाद झारखंड 26, इसी तरीके से असम 14, इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कई राज्यों के डेटा दिए गए हैं। और यहाँ पे बात करें केंद्र शासित प्रदेश या हमारी राजधानी के बारे में, दिल्ली के बारे में, यहाँ से 7 एप्लीकेशन आए थे। और कौन से राज्य ने कितना दिया, तो यहाँ पे बात की जा रही है 2011 से लेकर के 2019 के बीच में सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाला कौन है, तो ये हमारी राजधानी है दिल्ली ही है। उसके बाद किसका स्थान, तो झारखंड का स्थान आता है, उसके बाद असम होगा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 47 मामलों में दिल्ली ने क्या किया, मुआवजा दिया है इस मामलों में। इसी तरीके से आप यहाँ पे झारखंड को देख सकते हो 17 मामलों में, असम 8 मामलों में, तो इसी तरीके से ये चीज़ दिखाई गई। और ये कब का आंकड़ा है, तो 2011 से लेकर के 2019 तक का आंकड़ा है। यहाँ पे और सारी चीज़ें अलग माध्यम से समझाने की कोशिश की गई हैं कि किस लिए की जाती है मानव तस्करी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, आप देख सकते हैं सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मानव तस्करी होती है उसमें से 80% लोगों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने निकल कर के आता है। इसी तरीके से 19% लोगों के साथ लेबर एक्सप्लॉइटेशन यानी मज़दूरी का शोषण निकल कर के आता है और 80% पीड़ित जो होती हैं वो महिलाएँ होती हैं मानव तस्करी की। और यहाँ पे आप देखेंगे 50% जो होते हैं वो भी उनमें से 16 साल से कम उम्र के लोग होते हैं जिनकी मानव तस्करी की जाती है। और यहाँ पे बात करें 6 से लेकर के 8 लाख लोगों का हर साल, ये देखेंगे डेटा आप, 6 से 8 लाख लोगों का हर साल क्रॉस बॉर्डर यानी एक से दूसरे बॉर्डर में मानव व्यापार किया जाता है। ये कितना बड़ा डेटा आप खुद सोच के देखिए। और ये जो मार्केट है वैश्विक स्तर पर, ये $32 बिलियन की मार्केट है मानव तस्करी की। और आज के समय में भी 21वीं शताब्दी में भी जब हम 2023 में जी रहे हैं तब भी दुनिया में 20 से 30 मिलियन लोग हैं जो गुलाम हैं। मतलब हमें क्या लगता था कि जब राजा रजवाड़े होते थे तभी गुलामी चलती थी, लेकिन इनको कहा जाता है आधुनिक गुलाम या आधुनिक दासता कही जाती है इसको। इसमें अभी भी कितना, तो 20 से 30 मिलियन लोग गुलाम है पूरे वैश्विक स्तर पर और 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा डेटा ये। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मानव तस्करी से निपटने के लिए अभी तक भारत ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं, अभी तक हमने क्या-क्या प्रयास किए हैं मानव तस्करी को रोकने के लिए। इसमें पहला पॉइंट है, जुलाई 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तस्करी विरोधी विधेयक मसौदा जारी किया। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की भी पुष्टि की गई भारत के द्वारा। भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और मुकाबला करने पर सार्क कन्वेंशन की भी पुष्टि की है। उसके अलावा 2006 में गृह मंत्रालय ने एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल की भी स्थापना की है। उसके अलावा स्वाधार गृह योजना हो गई, सखी योजना हो गई, महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकीकरण हो गया। ये सारे कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा ताकि क्या किया जा सके, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी होती है, उसको रोका जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो विधेयक जारी किया गया, हम जानते हैं उसकी मुख्य बातें। तो इसमें पहला पॉइंट है, विधेयक में अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया। उसके अलावा भारी जुर्माना हो गया और उनकी संपत्तियों को जब्त करना हो गया, ऐसे प्रावधान शामिल किए गए। विधेयक का विस्तार, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि जो पीड़ितों के रूप में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से भी आगे बढ़कर अब इसमें किसको शामिल करता है, तो ट्रांसजेंडर हो गए। इसके अलावा ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है जो तस्करी का शिकार हो सकता है। पहले इसमें कौन थे, तो सिर्फ महिला और बच्चों को शामिल किया गया था इसकी परिभाषा में, लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी हो गए। उसके अलावा जैसे कोई नॉर्मल इंसान भी होता है, पुरुष होता है, उसको भी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होना पड़ता है, तो इनको भी शामिल किया गया इस परिभाषा में। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि लगभग
समाज के सारे लोगों को इसमें कवर कर लिया गया है। उसके अलावा बात की जा रही मसौदा उस प्रावधान को भी हटा देता है कि पीड़ित को पीड़ित के रूप में परिभाषित करने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आवश्यक है। यानी पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है ए नाम का, तो इसको खुद जाकर के कोर्ट के सामने गवाही देनी पड़ती थी, इसको बताना पड़ता था कि हाँ, मैं ही पीड़ित हूँ, मेरे साथ ये घटनाएँ हुई हैं। लेकिन अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि ये पीड़ित ही जाए, यहाँ पे कोई और इनकी तरफ से जाके ये याचिका लगा सकता है, ये बोल सकता है कि इनके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, इसकी छानबीन की जाए, तो यहाँ पे अदालत छानबीन की जाँच के आदेश दे सकती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही खुद जाए। उसके अलावा बात करें कि शोषण को कम से कम दूसरों की वेश्यावृत्ति या शोषण या पोर्नोग्राफी सहित यौन शोषण के अन्य रूपों, शारीरिक शोषण के किसी भी कार्य, उसके अलावा जबरन श्रम या सेवाओं, दासता या जबरन निष्कासन के समान प्रथाओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। इसमें क्या-क्या है? पोर्नोग्राफी भी हो गया, शारीरिक रूप से कोई करता है तो उसका भी हो गया, यौन शोषण हो गया, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है इसकी परिभाषा में कि सारी चीज़ें मानव तस्करी के अंतर्गत ही आएँगी। तो यहाँ पे एक शॉर्ट न्यूज़ है, इसमें बात की जा रही है कि जया वर्मा सिन्हा इनको रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रेलवे बोर्ड क्या है? तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत, रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था रेलवे बोर्ड ही है। और इसके 118 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी पहली लग जाए तो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया और इनका कार्यकाल कब तक है? तो 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। और जो भारत और बांग्लादेश और भारत के बीच जो मैत्री एक्सप्रेस चली थी ना, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, मैत्री एक्सप्रेस को चलाने में। दोस्तों यहाँ पे बात करें रोमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के बारे में। इसके प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं आर रवि कन्नन। तो इनके बारे में अगर आप जानना चाहें, यहाँ पे डिटेल्स दी गई। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस तरीके के जीते जागते एग्जाम्पल जो होते हैं, तो वो हम अपने एथिक्स के आंसर में, उसके अलावा आप देखेंगे जीएस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं, एस्से में यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के एग्जाम्पल। उससे हमारे आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी निखर के आती है, उससे हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। तो आप चाहें तो इनके बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पर काम किया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो उनको प्राप्त हुआ, उनमें से एक ये भी हैं। यहाँ पे एक और नियुक्ति की बात की जा रही है, तो श्री वुमलुनमंग वुलनाम ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हुए श्री राजू बंसल के स्थान पर इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पे बात की जा रही है पीआईबी के बारे में, इसको कहते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसको हिंदी में कहते हैं पत्र सूचना कार्यालय। इसके महानिदेशक कौन बनाए गए? तो इसके महानिदेशक मनीष देसाई बनाए गए। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। यहाँ पे बात की जा रही है केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन संयुक्त रूप से नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के द्वारा 1 से 2 सितंबर के मध्य कहाँ पे किया जाएगा? तो ग्वालियर में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे किया जाएगा? तो ग्वालियर में किया जाएगा। वैसे तो एक और आर्टिकल था जिसको डिस्कस करना था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उस आर्टिकल को हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल संडे है और संडे में कोई भी एडिटोरियल द हिंदू में नहीं आता है। तो उस आर्टिकल को हम कल डिस्कस कर लेंगे। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।